हेलो गाइस। आज जो है मैं क्वांटम फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या यूँ कहिए कि दो प्रिंसिपल बोल लीजिए या लॉ बोल लीजिए। एक तो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी लॉ और दूसरा जो है श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर हम श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को अगर हम हटा दें, श्रोडिंगर इक्वेशन हटा दें और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हटा दें तो फिर क्वांटम फिजिक्स नहीं बचेगी। पूरा इन्हीं पे दोनों पे ही बेस है। एक वेव थ्योरी से एक मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व की गई, बाद में ड्रैक ने जो है दोनों ही अप्लाई कर दिए। तो आज जो है टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है 1927 में जो है प्रपोज किया था उन्होंने। 1927 में क्या है ये? देखिए, वैसे तो ये जो है सिर्फ समझाने के लिए है, ये जो हमने समझाने के लिए लिखा है। अभी एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन बाद में हम लिखेंगे। और ये जो है अनसर्टेनिटी यहाँ शब्द से ही समझ में आ रहा है कि अनिश्चितता, अनिश्चितता यानी एग्जैक्ट नहीं है। ये क्या है ये समझिए। इसमें ये कहा गया कि पहली बात तो ये है कि जो एलिमेंट्री फिजिक्स है, एलिमेंट्री मीन्स क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटनियन फिजिक्स, जिसे हमने एलिमेंट्री फिजिक्स कहा। तो एलिमेंट्री फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इट इज पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्टली, यहाँ एग्जैक्टली शब्द लिखा है मैंने, the position and momentum of the particle simultaneously। यानी हम साइमल्टेनियसली अगर हम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड करना चाहें वो भी एग्जैक्ट कर सकते हैं। किस में? क्लासिकल फिजिक्स में। बट अब हम क्वांटम फिजिक्स में यही बात लें। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई, ऑल पार्टिकल हैज मूविंग पार्टिकल, ऑल मूविंग पार्टिकल, यहां पे मूविंग लिख लिया, ऑल मूविंग पार्टिकल हैज वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट। यानी क्वांटम में जो पार्टिकल है यदि मूव किया, रेस्ट की बात नहीं कर रहे, यदि पार्टिकल है मूव किया तो उसके अंदर कैसा आ जाता है? वेव नेचर आ जाता है। यानी वो वेव एसोसिएटेड हो जाता है। पार्टिकल कैसा हो जाता है? वेव एसोसिएटेड हो जाता है। क्लियर है? अब उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि यानी कि पार्टिकल जब लोकलाइज्ड ही नहीं होगा, उसके हम पोजीशन को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाएगा। क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसका है? क्वांटम के लिए है, क्वांटम पार्टिकल के लिए है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी लॉ किसके लिए है? क्वांटम फिजिक्स के लिए है। ठीक है ना? तो जब पार्टिकल लोकलाइज्ड नहीं होगा, लोकलाइज्ड का मतलब होता है पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन पता होना। अब ये कैसे पता होता है? तो यहां पर हम सबसे पहले आते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की इनिशियल वैल्यू अगर आपको पता हो। मान लीजिए अब ये पार्टिकल रेस्ट में है, हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं, न्यूटन की मोशन की इक्वेशन लगा के इस पार्टिकल की पोजीशन मोमेंटम निकाल सकते हैं। यदि हमें उस पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाए, कैसे? हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है ना? और हमने कहा 2 सेकंड बाद जो है उसकी पोजीशन बताइए, 2 सेकंड बाद, और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल क्या है? हमको इनिशियल डेटा मिल गया। ये अब ये इनिशियल डेटा मिल गया तो हम इस पार्टिकल की क्या है? पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है ना? तो हमें एक तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी पता चल जाएगी और दूसरी बात क्या निकालना है? हमें पोजीशन निकालना है। और पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना है? u
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, मोशन की दूसरी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यू तो इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 मीटर पर सेकंड टाइम 2 पुट कर दीजिए, यानी 6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, कितनी 2 सेकंड बाद। इसी तरीके से अगर हमें पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पोजीशन फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये इक्वेशन क्या होती है, मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है 0 है, टी 2 सेकेंड, 1/2 एक्सलेशन कितना है, यहाँ 4 लिख दीजिए, टी स्क्वायर यानी 2 इसका स्क्वायर, ये 2 दिया है ये 4 दिया है, तो ये तो 0 हो जाएगा टर्म, इससे इसको कैंसिल करें 2 ये 4 8 मीटर, ये 8 मीटर हमको इसकी पोजीशन पता चल गई। अब पार्टिकल का मास अगर मान लीजिए हमको 1 kg दिया हुआ है, तो हम मोमेंटम भी तो निकाल सकते हैं, एम वी मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू एम वी। तो उस केस में 1 इंटू, और ये आपके पास वेलोसिटी थी देखिए कितनी 6, तो हमने क्या क्या फाइनल मोमेंटम इसका क्या निकाल लिया 6, मोमेंटम इसका निकाल लिया केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर सेकंड, स्क्वायर गलत बोल गए, 6 केजी मीटर सेकंड। ये क्या निकल कर आ गया, इसका मोमेंटम निकल गया, यानी पार्टिकल का मोमेंटम भी पता चल गया, पार्टिकल की पोजीशन भी पता चल गई हमको, तो यानी और वो भी एग्जैक्ट। तो इनिशियल डेटा अगर है तो हम कुछ भी इसकी कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी मेजरेबल है वो हम निकाल सकते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स हम इन सबको निकाल सकते हैं। अब हम जरा दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं, और वो हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि ये इनिशियल डेटा मिलने से तो हमने क्लासिकल फिजिक्स में ये वैल्यू निकाल ली है। अब जरा हम बात करते हैं वेव नेचर की। अभी हमने क्या कहा, क्वांटम में क्या होता है पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल कैसा होता है वेव एसोसिएटेड, यानी अगर वो मूव करता है तो वेव एसोसिएटेड होता है, और वो जब वेव एसोसिएटेड होता है तो उस कंडीशन में उसमें वेव बनेगी। अब हमने पहले से यहाँ पर 2 वेव बना रखी है, देखिए कौन कौन, ये देखिए एक हमने वेव ये बना रखी है और दूसरी वेव ये बना रखी है, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इस वेव को अगर हम डिफाइन करें, इसकी पोजीशन डिफाइन करें, तो पोजीशन यहां से क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की पोजीशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स हो जाएगी। डेल्टा एक्स क्यों यहां पर, क्योंकि यहां की इनिशियल क्वांटिटी मान लीजिए 10.1 है, और यहां पर कितनी दी है 10.5 दी है, तो डेल्टा एक्स क्या निकल कर आएगा 10.5 माइनस 10.1, तो ये हो जाएगा 0.4, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.4, 0.4, ये पोजीशन निकल कर आ गई, क्लियर है। एक पॉइंट पर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है ये, तो यहां पर ये क्या दी, आप जब देखिए आप ये पोजीशन डिफाइन कर ली, ये शार्प डिफाइन है, तो इस कंडीशन में एग्जैक्ट नहीं है, यानी आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते इस जगह, तो डेल्टा एक्स कैसा है, इज डेल्टा एक्स इज, डेल्टा एक्स इज कैसे डिफाइन है, ये हम मान लेते हैं कि ये वेल डिफाइन है या शार्प डिफाइन है, तो जब शार्प डिफाइन है, शार्प डिफाइंड, तो इसका मतलब है कि इसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी, अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि अनसर्टेनिटी क्या होगी, लेस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी ये। लेकिन जब ये एक्स एग्जैक्ट निकाल दिया, तो आप दूसरी तरफ जरा ध्यान दीजिए, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जब ये यहाँ वेव लेंथ तो दिखाई नहीं दे रही, वेव हमें लेंथ तो इसकी मिल नहीं रही है, जब लेंथ नहीं मिल रही है, वेव लेंथ नहीं मिल रही है, तो वेव लेंथ कैसी होगी इसकी, वेव लेंथ कैसी हो जाएगी, इज नॉट वेल डिफाइंड,
नॉट वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या हुआ, लार्ज अनसर्टेनिटी होगी, इसमें लार्ज अनसर्टेनिटी हो जाए, तो यहां पर लार्ज क्या आ जाएगा, लार्ज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब लार्ज अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा H बाई लैम्डा हो जाएगा। तो यानी अगर ये जो है इसमें ये अगर लार्ज अनसर्टेनिटी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये भी लार्ज अनसर्टेनिटी हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर मोमेंटम कैसा हो जाएगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। क्लियर है। अब जरा दूसरे वेव में जाइए, इस वाली वेव को देखिए, इस वाली वेव में हमको वेवलेंथ कैसी मिली, इस वाले केस में हमको वेवलेंथ कैसी मिल रही है, अगर हम इसको ऐसे से कर लें तो देखिए ये और ये कैसी मिल रही है आपको, सॉरी यहां पर देखिए ये वेवलेंथ कैसी मिली, साफ मिली, यानी कि ये क्लियर मिल रही है, वेल डिफाइंड है। तो ऐसे केस में देखिए यहां पर वेवलेंथ क्लियर नहीं थी, पोजीशन जब क्लियर हुई तो वेवलेंथ क्लियर नहीं थी। अब जब यहां वेवलेंथ होगी तो देखिए पोजीशन क्या होगी, बढ़ गई ना इसकी वेव की। जब पोजीशन बढ़ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज शार्प डिफाइंड, या क्लियर कह लीजिए, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, शार्प डिफाइन हो जाएगी। और जब लैम्डा शार्प डिफाइन हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स कैसा हो जाएगा, इज अनवेल डिफाइन हो जाएगी, लैम्डा कैसा हो जाएगा, अनवेल डिफाइंड हो जाएगा। तो क्वांटम फिजिक्स में अगर आपने लैम्डा की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं, सॉरी ये वर्ड गलत है, लैम्डा इज अगर शार्प लिया आपने या वेल डिफाइन कर लिया तो डेल्टा एक्स कैसा हो जाएगा, यहां पर अनवेल्ड हो जाएगा, अनवेल डिफाइन हो जाएगा। तो अनवेल डिफाइन की कंडीशन में ये हुआ, कहने का सेंस ये कि अगर आपने एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर ली तो आप वेवलेंथ एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते हैं, और अगर आपने एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा ली तो वेवलेंथ नहीं पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो मीन्स यहां समझाने की ये है कि क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल लोकलाइज्ड नहीं होता है, क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल लोकलाइज नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो वेव फॉर्म में है, और जब वेव फॉर्म में है तो वेव एसोसिएटेड जब हो जाएगा, पार्टिकल वेव एसोसिएटेड हो जाएगा तो उस जगह पर क्या हो जाएगी, जब आप एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर लेंगे तो उस समय देखिए इसमें वेव आपने एग्जैक्ट वर्ड निकाला लेकिन एग्जैक्ट है नहीं, ये वेल डिफाइंड, अगर पोजीशन आपने वेल डिफाइंड कर ली तो उस समय वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, इसी में वेवलेंथ हमको क्लियर नहीं मिलती है। और जब आपने वेवलेंथ क्लियर फाइंड कर ली तो आपको क्या है, यहां पर पोजीशन वेल डिफाइंड नहीं होगी। तो जब पोजीशन नहीं वेल डिफाइंड होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बन जाए, यानी साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन हम लिख के आपको दिखाते हैं। तो पहले तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, यह आपके समझने के लिए है। अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना, ले लिया। हाँ देखिए इसको रब कर दे रहे हैं। हाँ तो देखिए अभी मैंने आपको जो है डिस्क्राइब करके बताया था किस तरीके से जो है वेव और वेव की पोजीशन अगर हम डिफाइन कर लेते हैं तो हमको क्या नहीं मिल रहा था, एग्जैक्ट इसकी वेवलेंथ नहीं मिल रही थी। यहाँ पर एक एग्जांपल तक मैंने अभी बताया था कि अगर हमको ये पोजीशन फाइंड है तो यानी अगर कोई वेव हम कंप्लीटली बना लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेव कंप्लीटली बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए ये और ये ले लें तो यहाँ पर वेवलेंथ क्लियर पता है तो पोजीशन नहीं पता होगी। इसमें देखिए पोजीशन वेल डिफाइन नहीं है और इसमें वेवलेंथ नहीं डिफाइन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आया निकल के, वो स्टेटमेंट ये है, डी ब्रोगली, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ एग्जैक्टली पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। इम्पॉसिबल है कि अगर आपने पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड कर ली तो आप मोमेंटम नहीं फाइंड कर पाएंगे, और अगर मोमेंटम फाइंड कर लिए तो आप जो है पोजीशन नहीं फाइंड कर पाएंगे विद एक्यूरेसी। इट इज कॉल्ड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली लॉ। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली लॉ इसे कहते हैं। बहुत छोटी से है, बहुत बड़ी नहीं आती है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है इसकी। डिफिनेशन इतने इम्पॉसिबल,
डिटरमाइन द एग्जैक्टली पोजीशन एंड मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली नहीं डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्लासिकल फिजिक्स में आप क्या है, क्या आप पोजीशन भी फाइंड कर लेंगे, मोमेंटम भी फाइंड कर लेंगे। रीजन है वो पार्टिकल कैसा है, लोकलाइज्ड होता है, किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, पार्टिकल लोकलाइज नहीं होता है, क्योंकि वो वेव फॉर्म में जब मूविंग होता है तो वेव फॉर्म में वो क्या हो जाता है, मूव करने लगता है। वेव फॉर्म में जब वो मूव करता है तो उसका वेव नेचर आ जाता है। जब वेव नेचर आ जाता है तो लोकलाइज नहीं होता है, और जब लोकलाइज नहीं होगा तो यानी एग्जैक्ट उसकी पोजीशन या मोमेंटम फाइंड नहीं होगी। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्टली पोजीशन एंड momentum simultaneously with accuracy. It is called Heisenberg uncertainty principle. If x component, अब हम कोई x component ले लें, इसका momentum of a particle is determined with uncertainty px, यानी आप उसका मोमेंटम निकालना चाहें, तो अगर हम उसका मोमेंटम निकालना चाहें देन अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होता है ग्रेटर या इक्वल h बाई 4 पाई डेल्टा पी एक्स। ठीक है ना। अब हम ये पी एक्स को यहां कर देंगे, तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर एंड इक्वल h लाइन बाई 2। h लाइन का मतलब क्या, देखिए h बाई 4 पाई है ना, तो h 2 पाई को हमने क्या किया, h लाइन लिख दिया, और बचा क्या है यहाँ पे 2, तो ये 2 लिख दिया। 4 को क्या कर दिया, h लाइन इक्वल टू h बाई 2 पाई कर दिया है हम, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो h लाइन बाई 2 हो जाएगा। तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा पी एक्स, यानी कि इसी जिस एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है तो उसी का मोमेंटम भी हमें चाहिए। यहाँ पर पी एक्स एक्सिस का ही मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम में क्या चाहिए, वो एक्स एक्सिस के अलोंग का ही चाहिए, क्योंकि हमने कंपोनेंट क्या लिया है, एक्स एक्सिस का लिया। तो पी डेल्टा पी क्रॉस डेल्टा पी एक्स ग्रेटर या इक्वल देन का, तो एच लाइन बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी कैन आल्सो be written in canonically conjugate। canonically conjugate means क्या है, जिसकी यूनिट जूल और सेकंड हो, उन्हें हम नाम देते हैं कैनोनिकली कंजुगेट। तो कैनोनिकली कंजुगेट में क्या हो जाएगा कि अब 2 और आ रहे हैं पैरामीटर, कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो अनसर्टेनिटी एनर्जी एंड टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे यहां किसका था, पोजीशन एंड मोमेंटम है, उसी तरीके से यहां पर क्या है, अनसर्टेनिटी एनर्जी एंड टाइम ले लिया। तो देखिए वी गेट डेल ई प्रोडक्ट डेल टी लेस ग्रेटर देन इक्वल एच लैन बाई 2। ये किसके लिए हम बोल रहे हैं, इन दोनों की अगर यूनिट निकाल के देखें तो जूल इंटू सेकेंड आएगी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और इसकी क्या होती है, सेकेंड होती है। और आपको एच लाइन या एच की यूनिट भी क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड होती। कैसे, E इक्वल टू एच न्यू, एच इक्वल टू ई बाई न्यू। न्यू की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। तो जब यहाँ सेकेंड इनवर्स लिखोगे तो ऊपर चली जाएगी, और एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो जूल इंटू सेकेंड, तो एच की यूनिट क्या आ गई, जूल सेकेंड। अब जिस पैरामीटर की यूनिट जूल सेकेंड बनेगी उनको हमने नाम दिया कैनोनिकली कंजुगेट, और कैनोनिकली कंजुगेट को भी हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरीके, जैसे कि यहाँ पर हमने पोजीशन और मोमेंटम को यूज किया, उसी तरीके से हम यहाँ एनर्जी इनटू टाइम को ले सकते हैं। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट एनर्जी होगी तो आपके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। इसी तरीके से एक और पैरामीटर आया सामने, नेक्स्ट पैरामीटर है ये कैनोनिकली कंजुगेट में एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम। एक तो देखिए ये हो गया, ये किसके उसमें है, पोजीशन और मोमेंटम के बीच में। ये किसके बीच में है, एनर्जी और टाइम के बीच में। अब जो अगला क्या पैरामीटर हमने लिया, अनसर्टेनिटी
अनसर्टनली अनसर्टनिटी एंगुलर पोजीशन, अनसर्टनिटी एंगुलर पोजीशन और अनसर्टनिटी एंगुलर मोमेंटम का भी जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, यानी डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा जी, कहीं कहीं किसी बुक में डेल्टा एल भी लिखा है, तो ग्रेटर या इक्वल एच लैन बाई 2 हो जाएगा। और इन सब की अगर यूनिट चेक करेंगे तो जूल सेकंड ही आएगी, और एच की भी, प्लांक कांस्टेंट की भी यूनिट जूल और सेकंड होती है। क्लियर है? इसको देखिए, यहां पर एक और है कि पोजीशन एक्स एंड पोजीशन एक्स है, और ये क्या है, मोमेंटम है, यानी ये लीनियर मोमेंटम है। इसमें अगला प्रोडक्ट जो आएगा निकल के वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी भी निकल कर आ जाएगा। इसमें एम इंटू डेल्टा वी भी तो निकल कर आ जाएगा, तो हम इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, एक्स एच लैन बाई 2 है। अब इसको जो है आप क्या करें, डेल्टा पी एक्स को एम इंटू डेल्टा वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही इतना ही आपको मेन इसमें लिखना है, पीछे जितना मैंने उसमें बताया है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर ये नहीं अगर समझ में आया और श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं समझ में आई तो आगे क्वांटम बहुत टफ हो जाएगी। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है, इसमें मेन टॉपिक ये है कि क्वांटम पार्टिकल जो है वो वेव नेचर शो करता है। बस इतनी सी बात है इसमें कि क्वांटम पार्टिकल वेव नेचर को शो करता है, इसकी वजह से ये लोकलाइज्ड नहीं है, और जब लोकलाइज्ड नहीं यानी इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो पोजीशन फिक्स नहीं है तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी लॉ इसका मोमेंटम भी फिक्स नहीं होगा। बस यही इतना था इसमें, सिंपल सी लैंग्वेज है इसकी।